आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की करें शुरुआत, और विकास सेठी साहब और राजेश पालिया साहब कार्यक्रम में शामिल मंडे के दिन होते हैं। क्या करना है, पहले उनसे या पहले आपसे? आपको कमोडिटीज भी करनी है? कमोडिटीज भी करनी है। एक बार सेठी साहब और राजेश जी आगे, क्या पूछ लेते हैं उनको? पूछ लेते हैं आगे। कहाँ है, जरा दर्शन कराइए। सेठी साहब से पूछ लिया जाए कि पहले सेठी साहब पहले आपसे शुरुआत करें या पहले दीप से कमोडिटी मार्केट की? अरे दीप से शुरुआत कर लीजिए। हाँ, काम करने में पीछे रहो बस आप खाली। तो बोला दिल बड़ा रखो। हाँ, दिल बड़ा, वो तो सही बात है। देखो दोनों तरफ से तो आपको पता ही है, बंसल जी को भी पता ही है ना सब कुछ, उसके बावजूद भी बंसल जी कुछ न कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि मुझे मौका मिल जाता है। तो सेठी साहब का बहुत दिल बड़ा है। दीप पहले कमोडिटी मार्केट की शुरुआत तो हो चुकी है, एक्शन बता दीजिए। एक्शन बता देता हूं सर। कच्चा तेल 2% नीचे है। वैसे अगर हम देखेंगे तो अच्छी खबर है, बट अब तेल पर उतना रिएक्ट करते नहीं है बाजार। तो 2% की गिरावट कच्चे तेल में है। नेचुरल गैस 3.5% ऊपर आपको ट्रेड कर रहा है, 650 के लेवल पर। गोल्ड में 1.5% की गिरावट है। सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे तो कमजोरी छाई हुई है, लगभग 1.5% नीचे सिल्वर भी ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स में भारी गिरावट है अनिल जी। एल्यूमिनियम देखिए 3.5% टूटा है एल्यूमिनियम, 2% कॉपर, 2.5% जिंक, लेड 1.5% है। तो अक्रॉस कमोडिटी सर गिरावट नहीं, भारी भारी गिरावट है। आज कमोडिटीज का बुरा हाल है। ऑफ कोर्स थोड़ा रिलीफ है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होने की वजह से। देखते हैं ये एक और बड़ा ट्रेंड बनता है कि नहीं, बट कमोडिटीज पर आज आपको डेफिनेटली प्रेशर आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से 4 सेल कॉल्स हैं आज के लिए। गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 51,500 के लेवल पर करें बिकवाली। स्टॉप लॉस 51,850, टारगेट 50,700 का रहेगा। सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ये बेचना है 63,500 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस 64,100, टारगेट 62,300 का रहेगा। कॉपर में कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चले 772 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 778, टारगेट 763। और क्रूड ऑयल कच्चे तेल का में कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 8050 लेवल पर, स्टॉप लॉस 8260, टारगेट 7600। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड चारों में करे बिकवाली, ये कह रहा है आईआईएफएल। और अनिल जी अक्षय तृतीया हम कह रहे हैं, उससे पहले दाम काफी तेजी से गिरे हैं। 2000 से अब 1900 के नीचे है इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड। 2-2.5 हजार की भारतीय बाजार में आपने गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ये जो तेज गिरावट आई है, अब आपको अक्षय तृतीया पे सोने की खरीदारी की प्लानिंग कैसे करनी है ये बताएंगे 11:26 पर। ओके, तो गोल्ड स्पेशल कल है अक्षय तृतीया। और एक चीज और बता दूं दीप जी सर कि कल बाजार बंद है। यस, लेकिन दिन भर जी बिजनेस पर आप अक्षय तृतीया का बड़ा कवरेज कल देखेंगे पूरे एक्सपर्ट्स के साथ, बिल्कुल गोल्ड खरीदने के तौर तरीकों के साथ, और ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स के साथ कि किस तरह की खरीदारी देश भर में अक्षय तृतीया के मौके पर अलग अलग शोरूम्स में, मार्केट्स में गोल्ड की होती दिख रही है। कौन लोग हैं जो गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, कौन ईटीएफ्स खरीद रहे हैं, किस तरह से डिजिटल तरीके से, डीमेट तरीके से गोल्ड खरीदा जा रहा है, किस तरह से फिजिकल तरीके से गोल्ड खरीदा जा रहा है, इन सब पर पूरा कवरेज कल दिन भर आपको। कल मार्केट की छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि कमोडिटी मार्केट में आपको एक्शन नहीं है, वहां पर गोल्ड का पूरा एक्शन हमारी टीम के साथ जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। आइए बढ़ते आगे, तैयार है हमारे दोनों मेहमान, वक्त है उनके लिए बिगुल का एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स। राजेश पालिया साहब सुप्रभात, करें शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। देखिए लॉन्ग टर्म पिक जो यहाँ पे हमने आज के लिए यहाँ पे रिकमेंड करेंगे वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। ये स्टॉक में देखें तो जब भी करेक्शन हुआ है स्टॉक में ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेकर हर बार यहाँ से बाउंस बैक एक्शन कर रहा है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से जरूर एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन जिसे हम कह सकते हैं वो इसमें देखने को मिला, और अब वापस से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में वापस से एक बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के सेटअप है बीएससी के, हमें लगता है ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे बाय करना चाहिए। कोई डिप मिलती तो भी एक्यूमुलेट करेंगे। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब इसमें 860 रुपए के आसपास का, लेकिन अपसाइड के टारगेट हम इसमें प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 1040 से लेके 1070 तक के। तो बीएससी को बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में।
BSE इस पर करनी है खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। आज सुबह भी ये काउंटर हमारे रेडार पर था ही और खरीदारी की राय भी आती हुई दिख रही थी विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी बुलिश हैं, सुनील जी बुलिश हैं और राजेश जी, इन दोनों की तरफ से आपको धन्यवाद भी BSE की इस बेहतरीन पिक के लिए, 1040 1070 के टारगेट के लिए। और मेरा तो धन्यवाद आप परमानेंटली अपनी पॉकेट में रख ही लीजिए, क्योंकि BSE पर हम सदा बार बुलिश हैं। कुछ एक ऐसे स्टॉक है जहां आपको कभी बेच नहीं है, उनमें हमने इस कैटेगरी में BSE को भी रखा हुआ है अब तक। आइए बढ़ते आगे। सेठी साहब बनाए सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, जी बिजनेस की पूरी टीम को और हम सबको ढेरों ढेरों बधाइयां एक और फोरम में जी बिजनेस को भारत का नंबर 1 बिजनेस चैनल का अवार्ड मिलने के लिए। बाकी अनिल जी ज्यादा जरूरी ये है कि वहां पे हम सबको रहना है, तो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना और आपके नेतृत्व में हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि उस पोजीशन पे बने रहे। बिल्कुल ये बात सही जी, बिल्कुल ये बात सही है कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। क्योंकि इसलिए सुबह सेठी साहब हम यही बात कर रहे थे कि जब वरिंदर बंसल भी हमारे साथ थे तो हम यही कह रहे थे कि कंपटीशन भी मजबूत होना चाहिए। जितना आपका कंपटीशन मजबूत हो, आप देखना कभी भी स्पोर्ट्समैन के जो पुराने जैसे जो रनर्स हैं या इस तरह के इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो जैसे टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स हैं, उनके कभी इंटरव्यू पढ़ी है, वो ये कहते थे सेठी साहब की, जब हमें मजबूत ओपोनेंट मिला सामने तब तक हमारा बेस्ट निकल गया है। अच्छा, बिल्कुल तो आपको लगता है कि मतलब अरे मतलब किसी को 100 मीटर दौड़ना है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतना कम गैप होता है, तो जितना आपका सामने वाला मजबूत उतना जोश आपको ज्यादा आता है। तो इसलिए सब लोग अच्छा करें, ये ज्यादा बढ़िया है। तो लेकिन सेठी साहब ने एक अच्छी बात बोली जी, ये हम सबको बधाई नहीं तो बाकी सबको मुझे देनी पड़ रही है। सेठी साहब ने पहले TDS काट के रख ली। ये फर्क है ना, देखो बिजनेसमैन है, मारवाड़ी है, तो थोड़ा उनको पता है कि TDS अपना पहले रख लेने का और बाकी बची हुई बधाई हम तब तक पहुंचा दी। तो सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद और इस सफलता में आपका और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का अतुलनीय योगदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी सर। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। इस सेक्टर पे मैं बुलिश हूं। मैंने हाल ही में भी कुछ स्टॉक्स यहां से दिए हैं जो कि अच्छा कर भी रहे हैं, जैसे ये सुमितोमो केमिकल मुझे याद आता है, सुदर्शन केमिकल्स है। बाकी हमने कल टाटा केमिकल्स के नतीजे देखे, तोड़फोड़ नतीजे थे। तो जो स्टॉक है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कि अभी 422 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी और 1-2 प्रोडक्ट में तो इनका जबरदस्त मार्केट शेयर है। एक एथाइल एसीटेट करके प्रोडक्ट है, उसमें 30% मार्केट शेयर है। फिर एक डाइकेटिन डेरिवेटिव्स है, वहां पे 55% का मार्केट शेयर है। कंपनी 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, सॉलिड फंडामेंटल्स है और अपने हाइज जो 628 के हाइज से काफी पिट के ये 420-22 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 550 रुपए। तो 550 के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है। और BSE ये है आपके लिए 2 बेहतरीन लॉन्ग टर्म पिक्स सेठी साहब और पालविया साहब की तरफ। ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल प्लीज सर बताएं। स्क्रीन पर जो आपके आ रहा है, मैं बता दूं आपको 11 बजे LIC के IPO की पाठशाला है और इसलिए मैंने कहा आपके जो भी सवाल है प्लीज पूछिए प्लीज। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वक्त #LIC IPO with Z, ये जो हमारा हैशटैग है ये इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। वाओ, तो ये ट्रेंड कर रहा है, आप देख सकते हैं #LIC IPO with Z। तो आप सब लोग जिनके मन में कोई भी LIC के IPO को लेकर सवाल है, प्लीज जल्दी से लिखकर भेजिए। आपके पास समय बचा है 40 से 45 मिनट का। 11 बजे, 11 नहीं 10:55 पे हम शो शुरू कर देंगे। बिल्कुल 10:55 10:58 के आसपास शो शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी LIC IPO से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, हैशटैग का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी टीम बैठी हुई, हमें तो पता भी हम तो शो कर रहे हैं कि ट्रेंड कर रहा है, तो हम तो अचानक से बाहर से बोला है सर ट्रेन कर रहा है जल्दी से, क्योंकि वो हैशटैग से सारे सवाल ले रहे हैं। खाली आप सोचोगे अनिल जी को सवाल भेजा, अनिल जी ने देखा नहीं, तो मैं तो शो कर रहा हूँ, सारे थोड़ी देख पाता हूँ। तो आप हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, #LIC IPO with Z, ये देखो लिखा हुआ आपके आ रहा है सामने। बस इसको करके तुरंत आपके जो भी सवाल है प्लीज भेजिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाकी तो देखिए ये तो कमाल ही है। ट्रेंडिंग से याद आया, ट्रेंडिंग तो जो किया हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने चैनल ने बजट के दिन, बिल्कुल सोचो दोनों ही बजट के दिन ऑल इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही ट्रेंड अगर किसी बिजनेस कर रहा हो तो कमाल ही है। सो ये है आपके लिए #LIC IPO with Z। जल्दी से आपके सवाल भेजिए हैशटैग का इस्तेमाल करके, और ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो बधाई हमारी टीम को और हमारे दर्शकों को।
चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। आइए अब वक्त है पोजिशनल पिक्स का। बताएं राजेश जी, बीएसई के बाद पोजिशनल पिक। तो अनिल जी, पोजिशनल पिक में जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा SSWL स्टील स्ट्रिप व्हील। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से इसमें वीकली सेटअप के हिसाब से प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। स्टॉक में अभी ट्रेड हो रहे हैं करीब 914 रुपए के आसपास। ये स्टॉक में हमें लगता है कि पोजिशनली ये स्टॉक यहाँ से 1020 से लेके 1040 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बुलिश जोन में है। अगर मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो पिछले 3-4 महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन और एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिली थी, लेकिन वापस से प्रीवियस मंथ से इसमें अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ पे बाय करना चाहिए। 915 से लेकर 900 रुपए की बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करेंगे करीब 870 के आसपास का, लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए करीब 1020 से लेकर 1040 तक के। तो SSWL बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए पोजिशनल पिक स्टील स्ट्रिप्स। बताएं सेठी साहब, आपकी पोजिशनल पिक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बाद। मेरी आज की पोजिशनल पिक है, एक होटल स्टॉक है। होटल स्टॉक आज फोकस में है। सुबह भी इंडियन होटल्स 2 जनों ने रिकमेंड किया, और सिमी का तो याद है बिकॉज उन्होंने इंडिया होटल्स बोला, और मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा था कोई दूसरा स्टॉक तो नहीं है। तो अनिल जी, जो स्टॉक है वो है ताज जीवीके होटल्स, जो कि अभी 170 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, नीचे लेवल्स पे भी रिकमेंड किया है। इनकी 3 प्रॉपर्टीज हैदराबाद में है, एक चेन्नई में, एक चंडीगढ़ में और एक मुंबई एयरपोर्ट पे। होटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा है ये स्टॉक। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदें। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 200 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 160 रुपए। आज जीवी के इंडियन होटल्स के बाद अब ये एक काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। 200 के टारगेट है सिटी साहब के। आइए 10 की कमाई ली जाए। जय, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। जी दीपांशु आज काफी समय के बाद 2 10 की कमाई लाया हूँ दीप। पहला जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है दीपांशु, वो है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। कोचिन शिपयार्ड खरीदने की सलाह है, जो करीब अभी 332 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 316 का। 16 रुपए का आसपास का एक रिस्क हुआ डाउन साइड रिस्क थी। बट देन ऊपर के जो टारगेट्स इसके बन रहे हैं वो 380 के 380 के टारगेट्स के लिए खरीदना है कोचिन शिपयार्ड। ये स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल से बहुत ही अच्छी रिकवरी दीप देखने मिली है 286 के लेवल से। वॉल्यूम्स आर बैक, द स्टॉक इज वेल अबव इज 50 डेमा। उसके मीडियम टर्म एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ही था कुछ दिनों पहले। आज कल परसों में थोड़ा नीचे आया, बट आई एम श्योर कि जैसे वो 340 के ऊपर निकलता है वो फिर से लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर भी आएगा। सो 380 के टारगेट्स के भी आपको खरीदना है कोचिन शिपयार्ड दीपांशु। एंड सेकेंड जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो है रुचि सोया पर। 113 पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस दीपांशु दूर देना चाहूंगा। 980 का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा पोजिशनल टारगेट भी वो हिसाब से ही दूंगा मैं। इसकी जो रेंज बनी हुई है दी, काफी बड़ी रेंज है, 500 रुपए से लेके 1150 तक की। सो 650 पॉइंट की एक रेंज है। जैसे ही स्टॉक निकलेगा 1150 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट, और फिर ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब भी जाकर सेटल हो सकता है, जो करीब 1500 के रहेंगे दी। तो 1500 तक के टारगेट्स आप रखिए। 980 का स्टॉप लॉस रहेगा रुचि सोया में। सो कोचिन शिपयार्ड और रुचि सोया, ये 2 10 की कमाई की पिक से मिली। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड, रुचि सोया, ऑफ कोर्स रुचि सोया 1200 के जो अनिल जी के शॉर्ट टर्म टारगेट थे, जो उन्होंने कहा था आप ओएफएस के समय अप्लाई करिए, आएंगे, वो तो आने की तैयारी में। आप 1500 के लेवल्स बात करें, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो और भी बड़े टारगेट्स हैं। तो चलिए नजर रखिए, और भी कुछ बेहतरीन कॉल्स लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बस जल्द लौटेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई, और बाजार संभले हुए हैं। 17,000 के इर्द गिर्द ही निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुछ मूव वहां पर नहीं हो रही है। 35,900 पर बैंक निफ्टी है। तो रिकवरी के बाद अब स्टेबल हो चुके हैं बाजार इस समय आपके लिए। आइए 10 की कमाई ले रहे हैं हम। चलते हैं विश्वेश जी के पास, उनकी 10 की कमाई के लिए। सर बताएं।
कौन सा है आपका स्टॉक? दीपांशु देखिए, मेरी ओर से जो 10 की कमाई का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है हिरनबा। अभी चल रहा है 616 के आसपास। 600 तक ऐड करना चाहिए, मतलब थोड़ी सी और 3-4% की गिरावट आए तो ऐड करने का रूम होना चाहिए। 540 ऑन द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और यहाँ पे जो मेरे टारगेट है 3 से 4 महीने के पर्सपेक्टिव से, वो 730 और 800 है। देखिए ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स, मतलब एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट में है। 2400 करोड़ का मार्केट कैप है। जो मुझे अच्छी लग रही है चीज वो ये है कि ईवी बाई ईबीटी 9 पे ही चल रहा है, और करंटली जिस हिसाब से स्टॉक का स्टेलर परफॉर्मेंस है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 75%, इवन एफआई होल्ड करता है 2.6% के आसपास। मुझे लगता है स्टॉक इन अ वेरी शॉर्टर टर्म अंडर परफॉर्म किया है, नीचे आया है, अब यहाँ से वापस अपवर्ड रैली रिज्यूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है 2 से 4 महीने का व्यू रखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 540 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 730 और 800 के टारगेट्स। ओके, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से हिरनबा पर खरीदारी की राय। केमिकल काउंटर्स एक बार फिर से एक्शन में आ रहे हैं। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स ली जाए पालविया साहब और सेठी साहब की तरफ से। पालविया साहब बताएं सर। तो दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी रूपा एंड कंपनी। ये स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन के बाद अभी एक रिकवरी का ट्रेड मिला है, पूरे प्रीवियस जो फॉल था सारा स्टॉक ने एक रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। अभी स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में नियर टर्म सेटअप पे एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है स्टॉक अभी यहाँ से 530 के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से भी कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। हमें लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट जो आना चाहिए इस स्टॉक के करीब आना चाहिए 590 से लेकर 610 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 537 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 537, 500, 530 की रेंज में बाय करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब 508 रुपए के आसपास। टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं 580 से लेकर 610 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो रूपा एंड कंपनी बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म। ओके, तो रूपा एंड कंपनी इस पर खरीदारी। इंटरेस्टिंग पिक्स आ रही हैं। केमिकल स्टॉक्स रेडार पर हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ओपनिंग अप प्लेज आ रहे हैं। बीएससी ऑफ कोर्स 3 बार सुबह से पिक्स आ चुकी हैं। तो बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप आपको विकल्प मिल रहे हैं इस समय, जहां पर आप अच्छा निवेश कर सकते हैं। सिटी साहब बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक कौन सी रहेगी? बिल्कुल दीपांशु, पहले तो राजेश पालवे जी को थैंक्स करना है। रूपा एंड कंपनी 2 वीक पहले ही मैंने 440 के लेवल पर रिकमेंड किया, वहां से 20% के अपसाइड हो गए। और उसके अलावा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी एक टेक्सटाइल स्टॉक जो फ्राइडे को 14% बढ़ा है और आज 7% ऊपर है, ये भी 2 दिन पहले ही मैंने रिकमेंड किया, 2 वीक पहले ही रिकमेंड किया, तो दोनों अच्छा कर रहे हैं। और मेरा जो आज का शॉर्ट टर्म स्टॉक है वो भी एक टेक्सटाइल स्टॉक ही है। स्टॉक का नाम है एसपी अपैरल्स, जो कि 370 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत में क्रोकोडाइल ब्रांड की एक्सक्लूसिव राइट्स होल्ड करने वाली कंपनी है। इनका खुद का भी एक नेटालिया करके ब्रांड है, बहुत ही शानदार कंपनी है। 70% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा। और ये जो पूरा सेक्टर है मेरे रडार पे कुछ दिनों से है, बिकॉज चाइना +1 का बेनिफिट, सरकार की पीएलआई स्कीम का बेनिफिट, श्रीलंका की क्राइसिस का एक बड़ा एडवांटेज, तो मुझे लगता है ये टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो एसपी अपैरल्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 385 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 360 रुपए का। तो 385 के टारगेट के लिए एसपी अपैरल्स पर रखिए नजर। टेक्सटाइल ये आपके लिए कॉमन थीम है पालवे साहब और सेठी साहब की तरफ से शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एसपीएल मिड कैप्स की खास पिक्स। आइए अब वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। देश की दिग्गज कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड्स आज हमारे साथ है इस वक्त न्यूज पर यूज सेगमेंट में। और एक बार मैं स्वागत करता हूं कंपनी के एमडी और सीईओ रामा मोहन राव अमारा साहब हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं एक बार जल्दी से आपको नतीजे बता दूं जो हम आपके सामने रख दूं, उसके बाद मैं उनसे सवाल पूछूंगा। नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छा उछाल देखने को मिला है 19% का। प्रॉफिट लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़कर आया है, 175 करोड़ से बढ़कर 580 करोड़ आया। हमारा अनुमान 450 करोड़ का था, उससे कहीं बेहतर आया है। ग्रोस एनपीए 2% का अनुमान था, 2.25% के आसपास आए हैं, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े कम हुए। नेट एनपीए ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए 19 से, लेकिन थोड़े से ज्यादा है। आइए हमारे साहब राव साहब जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, धन्यवाद सबसे पहले तो समय देने के लिए। कैसी रही है ये तिमाही? इस तिमाही की एक बार पहले हाईलाइट्स बताएं सर। नमस्कार नमस्कार सर। सिंघी जी,
ये क्वार्टर में हम लोग जो स्ट्रेटेजीज अपनाए, आई थिंक इसका अच्छा नतीजा मिला। पर्टिकुलरली पूरे साल में पहले 2 महीने तो वेव 2 का असर था, लेकिन इसके बाद स्पेंड्स में भी अच्छी बढ़ोतरी मिली और कार्ड्स सोर्सिंग में भी लगातार जो रफ्तार हम लोग बनाए थे वो अच्छा था। पिछले क्वार्टर में तो हम लोग 1 मिलियन का न्यू अकाउंट सोर्स किया, दिसंबर क्वार्टर में भी इतना ही था। तो 3.5 मिलियन नया अकाउंट्स है, 33% ग्रोथ रेट है। और स्पेंड्स में दोनों कैटेगरीज में, वो रिटेल और कॉर्पोरेट स्पेंड्स दोनों में अच्छी बढ़ोतरी मिली है। रिटेल एक पैरामीटर है हमारे पर कार्ड स्पेंड जो मॉनिटर करते हैं, ये वो 1,23,000 से 1,61,000 की इंप्रूवमेंट हुई है। तो अच्छा एंगेजमेंट है कस्टमर के साथ, हम लोग अच्छी मार्केटिंग कैंपेन्स भी कर रहे हैं, अच्छा पार्टनरशिप्स है। कुछ कैटेगरीज जो पैंडेमिक टाइम में जो नए कैटेगरीज एमर्ज हुआ, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस, अदरवाइज यूटिलिटी बिल पेमेंट और इंश्योरेंस काइंड ऑफ पेमेंट्स, एजुकेशन, रेंटल एक्सेट्रा, ये कैटेगरीज में हम लोग ट्रेंड्स देख के हम लोग अच्छी ऑफर्स भी देना शुरू किया। इसका नतीजा है हमें बहुत डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों कैटेगरी में इंप्रूवमेंट हुई। Q4 का थोड़ा सा आई थिंक Q3 से, आपको मालूम है Q3 में फेस्टिवल की स्पेंड्स की वजह से एलिवेटेड स्पेंड्स रहता है। उस सीजनलिटी को फैक्टर करते हुए आप देखिए तो Q4 परफॉर्मेंस ठीक है। ओवरऑल जो रोबस्टनेस बोलते हैं वो अच्छा है। और एसेट है, ग्रोथ है, 25% हुआ। और जो आप लोग फिगर्स जो बोले हैं, क्रेडिट कॉस्ट काबू में आया जी, मुनाफा भी अच्छा मिला जी। अच्छा सर, अब एक चीज बताइए कि सारे चीज है, लेकिन एकदम से मुनाफा जो इतना 175 करोड़ से 580 करोड़ आया, इतना जोर से मुनाफा बढ़ा, तो इसमें किस चीज का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? मुनाफा इतना क्यों बढ़ गया? पहला है स्पेंड्स अगर बढ़ा तो स्पेंड्स में 50% की बढ़ोतरी हुई है। Okay. स्पेंड्स को तो आपका मालूम, इंटरचेंज फी जो होते हैं नेटवर्क से जो मिलता है, ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है। और लोन कंपोजिशन में रिवॉल्वर थोड़ा सा कम होने पर भी हम लोग ईएमआई का लोन, जो क्लोज एंडेड लोन्स जो बोलते हैं, इसका परसेंटेज 29% से 34% तक हम लोग इंक्रीज कर दिया। और कॉस्ट जहां करना है, इन्वेस्ट करना है, वहां कर रहे हैं, जहां काबू में रखना है वो काबू में रख रहे हैं। इसका क्रेडिट कार्ड फाइनली वो तो प्री कोविड लेवल पे आ गया। इसका पूरा नतीजा है अच्छी प्रॉफिट मिली। अच्छा सर, अभी क्रेडिट कार्ड मार्केट में आपका मार्केट शेयर कितना है? और ये पूरा नया फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, इसमें क्या आपका टारगेट है? कितना मार्केट शेयर रखना चाहते हैं सर? हमारी जो कार्ड से सिर्फ बेस जो बोलते हैं, कार्ड्स इन फोर्स की मार्केट शेयर अराउंड 18.9% है, 19 से कम है ये फरवरी की डेटा के अनुसार। थोड़ा सा कम हो गया, 10-20 पॉइंट कम हो गया। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी पिछली बार भी आपसे शेयर कर रहे थे। पूरे हमारे जो डेटाबेस क्या है हमारे पास, और जो पार्टनरशिप्स है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जो कहाँ है, कौन सी चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना डिजिटल में नए अकाउंट सोर्स कर सकते हैं, ये सब की अंदाज रखते हुए हम लोग टारगेट्स बनाते हैं। ये टारगेट्स हम लोग ऐसे रखते हैं कि सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्न द कैश एंड गेट द अकाउंट्स, आई मीन दैट इज वो प्रिंसिपल नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा सस्टेनेबल ट्रेंड है, इसी का नतीजा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुआ। स्पेंड्स का शेयर देखिए तो थोड़ा सा स्पेंड्स का शेयर देखे तो वहां भी थोड़ा सा घटा हुआ, बट लेकिन इसमें हम लोग कॉर्पोरेट स्पेंड्स देखे तो एक साल में हमारा 100% इंक्रीज हुआ। तो ये कॉर्पोरेट स्पेंड्स ऐसी कैटेगरी है जो पास थ्रू की स्पेंड्स की जैसा है, टॉप लाइन भी मिलता है और कॉस्ट भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी थोड़ा एलिवेट होता है, क्योंकि ज्यादातर कॉस्ट बैक करते हैं कॉर्पोरेट को। तो जहां अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए जहां अपॉर्चुनिटी है कमाने की, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कॉर्पोरेट स्पेंड्स इंक्रीज हुआ। यहाँ भी स्पेंड्स के मामले में भी हमारा रवैया यही है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली कस्टमर को अच्छी कन्वीनियंस मिलना चाहिए, इसके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हम नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, पल्स कार्ड, और कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स भी लॉन्च किया नेचर्स बास्केट के साथ रिसेंटली। ये पूरे अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, इसी के अनुसार हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी योजनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। एसबीआई कार्ड्स, देश की दिग्गज कार्ड कंपनी के नतीजों पर मैनेजमेंट से बातचीत। छोटा सा ब्रेक के उस पार आपसे करेंगे जल्द मुलाकात। आइए
करते हैं मुलाकात एक और न्यूज पर यूज सेगमेंट में। आज हमारे साथ देश की दिग्गज होम फाइनेंस कंपनी कैनफिन होम्स लिमिटेड अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में हो रही है शामिल। केनरा बैंक द्वारा प्रमोट की गई ये कंपनी देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक 1987 में शुरू हुई, 1991 में लिस्ट हुई, बेंगलोर में हेडक्वार्टर्स है और 10,000 करोड़ से ज्यादा की लोन बुक इनकी 2016 में ही हो गई थी और उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौशिगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो एमबीए की डिग्री ले चुके हैं, 25 सालों से ज्यादा गहरा अनुभव है, देश की दिग्गज फाइनेंस कंपनियों और टॉप बैंक्स के साथ आपका काम करने का लंबा अनुभव रहा है। पहले आपको नतीजे बता दूं, चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हर एक पैरामीटर पर बेहद शानदार, दमदार, तगड़ी परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम 28% बढ़कर आई है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। मुनाफा 20% बढ़कर आया है, यह भी उम्मीद के मुताबिक रहा है। ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में तिमाही दर तिमाही सुधार आता हुआ दिखा है और मार्जिन ने चकित किया है बाजार को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.15%, 4% से ज्यादा ये दमदार रहे और बाकी लोन बुक, डिसबर्समेंट वगैरह में भी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। तो गिरीश सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस दमदार तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए। वैसे तो हम समझ ही रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर बड़ा हॉट है इस वक्त, बहुत डील्स हो रही है। कैनफिन होम्स ने इस क्वार्टर में क्या खास किया है सर? एक्चुअली अनिल, गुड मॉर्निंग। कुछ खास नहीं किया, वी फोकस्ड ऑन बेसिक्स। हम लोग जो कर रहा था पिछले 3-4 साल से वही किया, सो कुछ अलग चीज कुछ नहीं किया। लास्ट 2 ईयर से थोड़ा फोकस ग्रोथ के ऊपर था क्योंकि 2 साल का पहले ग्रोथ मिसिंग था, सो अभी ग्रोथ वापस आ गया। लास्ट 5 क्वार्टर्स में 4 क्वार्टर्स कैनफिन का ऑल टाइम हाई नंबर्स था इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट एंड बुक ग्रोथ। सो थोड़ा फोकस ग्रोथ के ऊपर था। आई थिंक दैट्स द ओनली चेंज, उसका अलावा कुछ चेंज नहीं किया। ये खास बात है सर आपकी और बेंगलोर वालों की। मतलब बेंगलोर से जितने क्रिकेटर्स आए, चाहे वो अनिल कुंबले साहब हों, वेंकटेश प्रसाद हों, राहुल द्रविड़ हो, इतने कमाल करके गए। वो उनको जब पूछो ना इंटरव्यू में मैन ऑफ द मैच होने के बाद, क्या मतलब कुछ खास नहीं किया, आई वाज प्लेइंग माय नेचुरल गेम। आपने इतना, ये आई मीन वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर है सर, है कि नहीं आपके लिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन आपने इतना ह्यूमिलिटी से बोला नहीं, कुछ खास नहीं किया, काम कर लिया। मैंने एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, लास्ट 5 क्वार्टर्स एक्चुअली लास्ट 2020 अक्टूबर से डिमांड बैक था, रोबस्ट था। आफ्टर कोविड, कोविड टाइम पे बहुत मुश्किल हुआ था, फ्लाइट ऑफ बुक था, सो वी हैड टू सेट अप अ स्मॉल टीम टू रिटेन कस्टमर्स। वो किया, बुक रिटेन किया, फिर रेट्स घटा दिया टू कम्पीट विथ बैंक्स, वो सब हो गया। क्वार्टर 4 लास्ट ईयर से कंपटीशन उतना नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये लास्ट 4 to 6 क्वार्टर्स का एफर्ट है, मेहनत है। ये क्वार्टर में ऐसा चीज हम लोग नहीं किया सो दैट द रिजल्ट्स कुड रियली लुक गुड। एक्चुअली दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लास्ट 2 साल से ग्रोथ के ऊपर फोकस था, अभी कोविड की वजह से आई थिंक इंटरमिटेंटली थोड़ा दिक्कत था। अभी लास्ट 5 क्वार्टर्स देखो तो 4 क्वार्टर्स बहुत अच्छा है एंड लास्ट 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 बहुत अच्छा था। क्वार्टर 1 कोविड सेकंड वेव था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ, उसका पहले क्वार्टर 4 लास्ट ईयर बहुत अच्छा था। सो ऑल टाइम हाई नंबर्स था पिछले 4 क्वार्टर्स आउट ऑफ 5 क्वार्टर्स। बिल्कुल, तो ये पिछले 4-5 क्वार्टर से जो एक बेस बना परफॉर्मेंस आने का, उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। और जो ह्यूमिलिटी की बात मैं कर रहा था दीप, में पिक्चर्स डालना भूल गया। थोड़े समय पहले मैं वेंकटेश प्रसाद सर से मिला था। हाँ, और अरे सर मतलब मैं वो पिक्चर डालूंगा, देख के लोगों को बड़ा मजा आएगा कि मैं उनका कद कैसा है। हाँ, लेकिन अभी लास्ट यूएस में कैंपिंग थोड़ा फॉर्म पे आ गया बस। बिल्कुल, अरे सर मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने बड़े आदमी और इतने मतलब विनम्रता से, और आप भी सर वैसे ही बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस के बाद भी एकदम अच्छा है, एक ट्रैक पर आते दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे दिखी और जो बाजार को पसंद आई सर आपके नतीजों में, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% के ऊपर निकलना, ये बढ़िया दिख रहा है। बताएं सर, एक तो ये कि इसके इंप्रूवमेंट की वजह, और दूसरा क्या ये मेंटेन रख पाएंगे और बढ़ाएंगे, क्या आउटलुक है सर? एक्चुअली 2 साल पहले आप देखो तो हमारा निम क्लोज टू 3.8 या 3.9 था। उसके बाद रेट ड्रॉप किया टू कम्पीट विथ कंपटीशन, इसलिए हमारा निम भी थोड़ा कम हुआ, स्प्रेड भी कम हुआ। अभी लास्ट 4 क्वार्टर्स में निम भी इंप्रूव हो रहे और स्प्रेड भी इंप्रूव हो रहे। अभी निम 4.15% है, ये सस्टेनेबल नहीं है, शायद 3
4.75 के आसपास वो सस्टेनेबल है। ये 4.15 आउटलायर है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट्स। सो 4.15 शायद नहीं होगा, बट 3.75 to 3.8% तो एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स तक सस्टेनेबल होगा। परफेक्ट है। अच्छा सर, अभी तक की तो परफॉर्मेंस तगड़ी, अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, एक बार फाइनेंशियल ईयर 23 इसके लिए जरा आउटलुक बताएं सर, कितनी ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए कैन फिन होम से? कैन फिन का जो विजन है अगले 3-4 साल में 20% ग्रोथ होगा दोनों डिस्बर्समेंट और बुक के ऊपर। सो 20% तो बिल्कुल होगा। अभी मार्केट बहुत रोबस्ट है, रियल एस्टेट सेक्टर रिवाइवल मोड पे है, और इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा लास्ट क्वार्टर में, बट वो मार्जिनल था, और अगले 18 महीने में 100 to 125 बिप्स तक बढ़ा सकते, बट वो ठीक है, वी कैन इजिली मैनेज दैट। सो ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और अभी तक जो ग्रोथ देखा हम लोग, अभी क्वार्टर 4 का एएम ग्रोथ वाज ऑल टाइम हाई इन लास्ट 19 क्वार्टर्स का हाई था। सो आई थिंक अबाउट 20% ग्रोथ देखने को मिलेगी दोनों डिस्बर्समेंट और बुक के ऊपर अगले 3-4 साल तक। बहुत ही बढ़िया सर। गिरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर बहुत डिटेल में बातचीत करें, बहुत डिटेल तो नहीं कहूंगा, बातचीत करने के लिए डिटेल में एक बार फिर से आपको अगले रिजल्ट के पहले सर हम इनविटेशन देंगे, प्लीज समय निकाल के आइएगा, तो हम विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से लगातार आ रही है। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते आगे, दीप 10 की कमाई लीजिए। बिल्कुल, सिमी जी के पास चलते हैं, उनकी 10 की कमाई के लिए। सिमी जी बताएं मैम। की कमाई के लिए एक स्टॉक चूज किया है, डिफेंसिव सेक्टर से है, फार्मा में। मुझे लगता है कि लॉरस लैब में खरीदारी करनी चाहिए। लॉरस लैब टेक्निकली काफी शानदार लग रहा है, एकदम लोअर सपोर्ट से घूम रहा है। मुझे लगता है कि तीनों डेमा को सपोर्ट लेके ये स्टॉक आगे जा रहा है। करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा, 580 का स्टॉप लॉस होगा, और 1 से 1.5 महीने का टारगेट 620 से 625 का होगा। तो लॉरस लैब में 10 की कंपनी के लिए मेरा पिक होगा, और इसमें 1 से 1.5 महीने का टारगेट 620 से 625 का मैं दे रही हूँ, 580 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, पिछले हफ्ते अच्छे मोमेंटम में था, आज भी 2% ऊपर। लॉरस लैब पे करें खरीदारी। जैन साहब आप बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल, इकरा एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। अगेन आप देखिए, क्रिस्टल को अगर देखते हैं तो वो 52 वीक हाइज क्रॉस कर रहा है ऐसे मार्केट्स में भी, और उसके सामने मुझे इकरा बहुत सस्ता लगता है। और देखिए पी वाइज भी बहुत सस्ता, और क्रिस्टल के अगर मार्केट कैप देखेंगे आप तो 28,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप आ रखी है, और इकरा उसके सामने 4,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और केयर ये एक तरीके से ट्रिगोपोलिस्टिक मार्केट है, और 4-5 और प्लेयर, 5 करीब प्लेयर्स है, और 2 जो है वो लिस्टेड नहीं है। और ये जिस तरीके से कंप्लायंस गवर्नेंस इंडिया में बढ़ते जा रहा है, मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया करेगी। और आप देखिए जिस तरीके से जीएसटी के नंबर्स है, तो उससे पता चलता है कि देखिए रेगुलेशंस और इन सब की गजब की वो हो रही है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा। और मूडीज जिनके 52% शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, तो एक तरीके से एमएनसी स्टॉक है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है, यहां से आराम से 4675 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदे आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। इकरा पर करें खरीदारी। क्रिस्टल ऑलरेडी आज नए रिकॉर्ड पर है, अब इकरा की बारी आ रही है जैन साहब की तरफ से। राकेश जी कुणाल जी से भी लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया, बताएं सर। दीपांशु, 10 की कमाई में हमारी खरीदारी की राय है फिनिक्स मिल्स पर, जिस पर पहले भी मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी है। और आज इसको दोबारा से लेने की वजह यह है कि इस चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मध्यम से लंबी अवधि के चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है फिनिक्स मिल्स पे। इन स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें। ओवर टू राकेश जी। हमारा फिनिक्स मिल में टारगेट है 1450 से लेकर 1500, 1450 से 1500 के लक्ष्य के लिए फिनिक्स मिल पे खरीदारी की राय है। और ये टारगेट हमें लगता है 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर करेक्शन पे फिनिक्स मिल में निवेश की राय है। यह है आपके लिए फिनिक्स मिल्स में खरीदारी करने की राय। पूरी मिल नहीं खरीदनी, खाली शेयर ही खरीदना है, ऐसा बंसल जी का कहना है और मानना है 10 की कमाई के तौर पर। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आने का। और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और यह खबर एक डाइवेस्टमेंट से जुड़ी बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर, किस स्टॉक पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो खबर है वो कॉनकोर के डाइवेस्टमेंट को लेकर है। और जो अभी तक जो हम उम्मीद कर रहे थे कि कॉनकोर का डाइवेस्टमेंट
सबसे जल्दी होगा, और अब उसमें जो उसकी प्रक्रिया है उसमें काफी तेजी आई है। और जो एक सबसे बड़ा जो इसमें रोड ब्लॉक था वो था रेलवे की जो लैंड लीज है उसके परसेंटेज को लेकर। तो जो लैंड लीज है जो अभी 6% 6% मांग रहे थे, अब उसको वो घटाकर 3% पे लाने को तैयार हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पे जो कैबिनेट नोट तैयार होगा और इसका फैसला कैबिनेट जल्द ले सकता है। तो जो कॉनकोर की जो डाइवेस्टमेंट है जहां पे 30% का हिस्सेदारी सरकार बेचना चाहती है, उस पे अब तेजी आई है और जल्द ही इसको कैबिनेट के लिए अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। तरुण 3%, 6 से 3%, सही सुन रहा हूं मैं, सही देख रहा हूं? बिल्कुल, जो डिस्कशन चल रहे हैं सर वो 3% लाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो डिस्कशन हुआ वो चाहते हैं कि 3% ही लीज परसेंटेज रखा जाए, तभी ये डाइवेस्टमेंट जो है वो एक फ्रूटफुल रह पाएगा और जो कंपनी लेगी उसको यहाँ पे बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। और तो इसीलिए अभी तक कॉनकोर का डाइवेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था वो यही था, और इसको लेकर अब चर्चाएं काफी आगे है, क्योंकि एक तरफ डाइवेस्टमेंट है, दूसरी तरफ जो गति शक्ति का जो प्लान है उसमें भी रेलवे का एक बड़ा प्लान है जिसमें लैंड लीज का एक बड़ा रोल होगा। इस वजह से ये जो 6% से घटाकर 3% का विचार अभी सरकार मतलब डीपम, रेलवे मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्रीज के बीच में चल रहा है, और जल्दी इस पे कैबिनेट में डिस्कशन हो सकता है। गजब सर, ये तो गेम चेंजर हो जाएगा। 6 से अगर 3% कर दिया तो सारे लाइन लग जाएगी कॉनकोर खरीदने की। लाइन लगेगी एक्चुअली। इसी बात पे तो अटका हुआ था मामला। exactly. 6% अगर आप लैंड लीज रेंटल्स लेंगे तो बहुत ज्यादा है, और 6 से 3% अगर कर देते हैं तो इसका क्लियर मतलब है कि 100 से 150 रुपए तो आपका आराम से स्टॉक जो आप पहले भाव पे बेचना चाहते हैं उसके ऊपर बिकेगा। ऐसे में 750, 800, 900 रुपए भी अगर डाइवेस्टमेंट हो जाए तो बड़ी बात नहीं। और जोर लगा ले तो 4 डिजिट तक जा सकता है। लेकिन ये होना चाहिए कि आप उसको करो कि आप 3% पे लेके आए, और एक्चुअली हो सकता है दीप। उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये कि जिस लेवल की साइज और स्पीड डाइवेस्टमेंट प्लान को चाहिए थी वो मिल नहीं रही। क्योंकि देखिए LIC में भी बड़ा करना था लेकिन मार्केट ही खराब हो गया, बिल्कुल BPCL रुक गया। तो सरकार अभी और डीपम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो जिसके लिए दावेदार तैयार है उसको अट्रैक्टिव बनाकर बेचा जाए, है ना। तो क्या है कि आप थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, आपको वैसे ही प्राइस अच्छी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप नुकसान में बेच रहे हो, आपको प्राइसिंग बेटर मिल जाएगी, या आप प्राइसिंग कम करके बेचोगे। इससे बढ़िया कि आप हल्का सा यहाँ छूट दो, वहां प्राइसिंग बेटर कर दो, तो जो खरीद रहा है उसको भी फायदा है। करेक्ट, बिल्कुल सर। सो आई थिंक ये बहुत सही थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं। तो और अगर ऐसा है कि दीपम अगर इस बात के लिए तैयार कर ले रेलवे को कि ये घटाकर लीज रेंट 3% पे होना चाहिए, ये तो गेम चेंजर हो जाएगा। बिल्कुल, पहले से कम और रेट पे हो गया। तो जो फिक्स्ड रेंटल था वो भी 3%, 3.5 के आसपास आ रहा था। तो पहले के लेवल से भी कम हो गया। पहले के लेवल के आसपास आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए डिस्कशन इस पे शुरू हुए, और ये होते ही आप देखिए कि बहुत ही जबरदस्त मतलब इस पे एक्शन आता हुआ दिख रहा। तो मेरे ख्याल से कॉनकोर के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। देखते हैं, इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। और अब LIC के बाद डाइवेस्टमेंट चाहे वो कॉनकोर का हो चाहे दूसरी कंपनियों का हो, थोड़ा काफी सारी लाइन में है सर। बिल्कुल, तो फोकस रहेगा उस पर। इंटरेस्टिंग चीज है कॉनकोर के लिए। और अब सरकार को समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा स्वीटनर देना पड़ेगा। करेक्ट सर। तो अच्छा है। ये है आपके लिए कॉनकोर पर बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। चलिए, तो तरुण धन्यवाद ये बेहतरीन और बड़ी खबर देने के लिए। कॉनकोर पर तरुण शर्मा की तरफ से बड़ी खबर। ओके, चलिए अब वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद न मुझे आजादी है न दीप को। काम पे लगे। आपको लग रहा होगा ब्रेक के बाद, लेकिन सैटरडे संडे पूरा वीकेंड यही सब चीजों में गया है, क्योंकि LIC की पाठशाला जो आपके लिए तैयार करनी थी। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद LIC की पाठशाला आ रही है। अभी भी आपके कोई सवाल बाकी रह गए हैं तो जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है इस वक्त इंडिया में, हैशटैग LIC IPO with Z, आप भी अपने सवाल अभी भी भेज दीजिए। ब्रेक के दौरान हम थोड़े और सवाल देख लेंगे, बिल्कुल से क्या क्या आ रहा है ले लेंगे, लेकिन मैं हैशटैग से ही सेलेक्ट करूंगा। तो हैशटैग LIC IPO with Z जल्दी से लिख के भेजिए। और LIC के IPO में हमारे बाकी एक्सपर्ट भी इस ब्रेक के बाद देख सकते हैं ये शो, क्योंकि बेहद इंटरेस्टिंग शो है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली तो आपसे धन्यवाद भी देना पड़ेगा, विदा भी लेनी पड़ेगी। तो कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी, सिमी जी,
पालिया साहब जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, दिख रहे हैं उनका ज्यादा धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, मैं और दीप आपके साथ हैं, आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। LIC के IPO की पाठशाला आ रही है, लेकिन इस शो का समापन तो हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ होगा। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। जय हिंद।